स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या यह कोई अपराध होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है? अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की यह कहानी और उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वह अनमने मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं यह सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे ना हो और वही उनके बारे में कुछ भी अनाप नाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदन पाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वह एक पत्र लिखता है और वह पत्र अपने नौकर भीमा को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को यह पत्र दे देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर कर वह प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राज्यसभा में बैठे थे। भीमा राजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राज्यसभा में पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्रवधू राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके यह संदेश लिख पाया हूं। हे राजन, आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफी चाहता हूं। राजा मदन पाल। यह खबर सुनते ही राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा धर्मपाल से कई गुना ज्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर भीमा को लगता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब यह पत्र, उसे क और ख जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। नौकर भीमा को जब राजा के बुरे इरादे का पता चलता है कि दुष्ट राजा अपनी ही सगी पुत्री के बारे में बहुत ही गंदे विचार पाल रहा है, तो वह तेजी के साथ अपने घोड़े को विलासनगर की ओर दौड़ा देता है। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का विवाह होता था, तब लड़की का पिता अपनी बेटी को धन दहेज के साथ ही नौकर चाकर भी दिया करते थे। नौकर भीमा भी ठीक उसी तरह रानी प्रेमलता के साथ विलासपुर आया था, इसलिए वह हमेशा से ही रानी प्रेमलता के प्रति वफादार रहा था। जब उसे राजा के अनिष्ट इरादों का पता चला तो वह कैसे भी करके रात होने से पहले राजकुमारी तारावती के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था। वह तेजी के साथ विलासपुर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदन पाल के द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु को लगी तो वह बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही ना हो। जब आज से 7-8 साल पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वह उसकी कजरारी आंखें, वो उसका मासूमियत से भरा चेहरा। तब से ही वह राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन उसने यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यानी राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में अश्रु लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदन पाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और महल की सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर ना आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वह अंदर जाने लगा तो वहां मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है? पहरेदारों की बात सुन एक बार के लिए तो भीमा सख्त में आ गया, पर फिर बुद्धि से काम लेते हुए वह बोला, मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। भीमा आनन फानन में भागा तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्राम गृह में गया। नौकर भीमा चुपके से राजकुमारी कमरे में दाखिल होता है। विचारों में खोई राजकुमारी की नजर जब नौकर के ऊपर पड़ती है तो वह भड़क कर गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि नौकर भीमा बोल पड़ता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, जो ऐसे अचानक बिना इजाजत के आपके कक्ष में चला आया, पर बात ही कुछ ऐसी थी
कि मुझे ऐसे आना पड़ा। भीमा की बात सुन राजकुमारी थोड़ी शांत हुई और बोली, बताइए काका, ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह मेरे कक्ष में आए? तब नौकर भीमा राजकुमारी तारा के आगे राजा के सुबह महात्मा जी से मिलने वाली बात से लेकर उनके दिए झूठे संदेश को लेकर प्रतापगढ़ जाने तक की पूरी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाता है और कहता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, छोटा मुंह बड़ी बात पर जो पिता अपनी बेटी को उसके गौने के समय उसकी ससुराल न भेजकर वहां उसकी मृत्यु का झूठा संदेश भिजवाता है, उसके मन में कुछ तो बहुत ही घिनौना षड्यंत्र चल रहा है। नौकर भीमा की सारी बात सुन राजकुमारी तारा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। आगे नौकर भीमा कहता है, बेटी, नादान उम्र में ही आपकी स्वर्गीय माताजी के साथ मैं यहां विलासनगर में आ गया था। तब से मैं हमेशा उनके प्रति पूरा वफादार रहा हूं। जब आप छोटी बच्ची थीं तब मैंने आपको अपनी गोद में खिलाया है, इसलिए जब मुझे यह सब पता चला तो आपको बताना जरूरी समझा। अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर भीमा वहां से चला जाता है। राजकुमारी तारा के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वह बेचारी खड़ी खड़ी जम गई। झरने की तरह उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने पिता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही है। कोई पिता इतना नीच कैसे हो सकता है? पर नहीं, उसने जैसा सोचा वह सब बिल्कुल सही था। सभी तार उसके दिमाग में जुड़ने लगे। वह खुद को उस आम के पेड़ से और अपने पिता को पेड़ के मालिक से जोड़कर देखने लगी। उसे समझते देर न लगी कि क्यों उसके दुष्ट बाप ने उसकी ससुराल में उसकी मौत का झूठा समाचार भिजवाया है। जब उसकी मां जीवित थी तो उसने अच्छे से राजकुमारी को उसके पिता की आदतों से अवगत करवाया था, लेकिन वह इतना गिरा हुआ और इतना नीच हो सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ऐसा वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ देर तक राजकुमारी अचेत अवस्था में बैठी आंसू बहाती रही। फिर उसने विचार किया कि अब उसका यहाँ एक पल भी रुकना उचित नहीं है। उसका दुष्ट पिता कभी भी यहाँ आ सकता है, पर इतनी रात को वह जाएगी कहाँ? अंततः राजकुमारी ने फैसला किया कि चाहे वह कहीं भी जाए, पर यहाँ तो अब और एक पल भी नहीं रुकेगी। बड़ी हिम्मत करके राजकुमारी ने खुद को संभाला। उसने कुछ वस्त्र और कीमती जेवरात अपने साथ और बिल्कुल साधारण से वस्त्र पहनकर जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने सबकी छुट्टी कर रखी थी ना। पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारावती ठिठक कर रुक जाती है। पहरेदारों के रोकने पर हिम्मत करके राजकुमारी बोली, मेरा नाम सुलोचना है, मैं राजकुमारी जी की सेविका हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। क्योंकि अब वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही है तो उन्होंने मुझे यह कहकर भेज दिया कि तुम तुरंत अपने घर चली जाओ, क्योंकि आज राजा महाराज ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। अगर तुम यहां रुकोगी तो उनके आदेश की अवहेलना होगी। नौकरानी बनी राजकुमारी की बात सुन पहरे पर खड़े पहरेदारों को विश्वास हो गया तो उन्होंने राजकुमारी तारा को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को चकमा दे। राजकुमारी तारावती बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि आखिर इतनी रात को वह कहां जाए। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमारी को एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती ने सोचा, आज की रात यही काट लेती हूं, सुबह होने पर ही कहीं जाऊंगी। इसी सोच के साथ राजकुमारी उस वीरान पड़े घर के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कहाँ तो वह महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और कहाँ अब अपने उस दुष्ट पिता के कारण खंडहरों में रात काटनी पड़ रही है। ऐसे ही बैठे बैठे उसकी रात कट जाती है। जब सुबह का थोड़ा उजाला दिखा तो राजकुमारी फिर से चल पड़ती है। उसे इस बात की चिंता भी थी कि अगर उसका दुष्ट बाप उसके कमरे में आया तो उसके वहां ना मिलने पर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए वह जल्दी से जल्दी जितनी दूर हो सके जाना चाहती थी। राजकुमारी तारा पूरी तेजी के साथ दिशाहीन आगे बढ़ती जा रही थी। इधर जब सुबह हुई तो जैसा राजकुमारी ने सोचा था वैसा ही हुआ। राजा मदन पाल सुबह होते ही उसके कमरे में आया। जब उसे वहां राजकुमारी नहीं मिली तो उसकी छाती पर तो सांप सा लेट गया। पूरे महल में राजकुमारी की तलाश की गई, पर वह कहीं नहीं मिली। मिलती तो जब ना जब वह वहां होती। निराश राजा मदन पाल
हाथ मलता रह गया। चलते चलते राजकुमारी तारा जब थक गई तो पास ही दिखाई दे रही एक नदी के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई। प्यासी राजकुमारी जब नदी से पानी पीने लगी तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख उसे अपने सुंदर रूप से घिनाने लगी। सोचा, ऐसा रूप किस काम का जिसे देख अपने ही हैवान बन जाए। अगर वह कुरूप पैदा हुई होती तो शायद उसे आज यह दिन ना देखना पड़ता। टूटी हुई आत्मा और थके हुए शरीर के साथ राजकुमारी वहीं बैठी रही। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना वह अपनी ससुराल चली जाए और उसके साथ जो बीता है वह सब उनके आगे बयान कर दे। फिर सोचने लगी, किस मुंह से उन्हें यह सब बताऊंगी और क्यों वह मेरा यकीन करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पापी रूप को ही खत्म कर दिया जाए। ना रूप रहेगा और ना कोई इसका चाहने वाला। क्रूर स्त्री को कोई भी तंग नहीं करेगा। इसी सोच के साथ राजकुमारी तारा ने अपने पूरे शरीर पर कालिक पोत ली। कहानी के आगे का भाग भी बहुत जल्द आप सबके सामने होगा।